आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है। हम्म। आज हमारे सामने रखी टेबल पे कोई आम किताबें या इतिहास के पुराने धूल खारे पन्ने नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बल्कि आज हम कुछ बेहद खास और आधुनिक सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत ही विस्तृत एजुकेशनल इलस्ट्रेशंस हैं, तैयार की गई स्क्रिप्ट्स हैं और कुछ बहुत ही शानदार डेटा विजुअलाइजेशंस हैं। और ये नोट्स खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ताकि वो इतिहास को सिर्फ रटने के बजाय उसकी गहराई और उसके पैटर्न को समझ सकें। एकदम सही। और इन नोट्स में कई जगहों पर बार ग्राफ, पाई चार्ट और पूरी तरह से लेबल किए गए डायग्राम्स का उपयोग किया गया है, जो कि बहुत मददगार होता है। हाँ, तो आज हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें 1857 के उस पहले सशस्त्र विद्रोह से लेकर 1947 के भारत विभाजन तक के ऐतिहासिक सफर को समझना है। बिल्कुल, एक पूरी टाइमलाइन। और हमें इन विजुअल्स के जरिए इस बात की तह तक जाना है कि कैसे भारत का संघर्ष एक सैन्य क्रांति से शुरू हुआ, फिर उसने एक अहिंसक और आर्थिक आंदोलन का रूप लिया, और अंततः कैसे वो वापस सैन्य दबाव की स्थिति तक पहुंचा। देखिए, इन विशेष नोट्स को देखने का नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए। ये चार्ट्स और ग्राफ सिर्फ तारीखों को याद करने के लिए नहीं है। सही बात है। इनमें एक ऐतिहासिक संबंध या जिसे कहें कनेक्शन टू हिस्ट्री पर बहुत जोर दिया गया है। अक्सर होता यह है कि ऐतिहासिक घटनाओं को अलग अलग अध्यायों के रूप में देखा जाता है। हाँ, टुकड़ों में पढ़ते हैं लोग। बिल्कुल, लेकिन जब हम इन विजुअल्स और डेटा को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। ये पता चलता है कि कैसे हर एक घटना, चाहे वो कोई बड़ा जन आंदोलन हो या ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया कोई दमनकारी कानून, वो सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। मतलब कोई भी घटना अचानक या शून्य में नहीं घटती। एकदम सही। हर घटना के पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि होती है और वही घटना भविष्य के किसी बड़े बदलाव की नींव भी रखती है। तो आज हमें तथ्यों की सतह से नीचे उतरकर उस पूरी श्रृंखला और उसके प्रशासनिक प्रभावों को समझना है। तो शुरुआत करते हैं उस नक्शे से जो मेरे सामने स्क्रीन पर सबसे पहले उभरता है। हाँ, वो 1857 वाला। जी, ये 19वीं सदी के मध्य यानी 1857 के भारत का नक्शा है। इसमें कई प्रमुख केंद्रों को लाल रंग के पिन से हाईलाइट किया गया है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पिन मेरठ, दिल्ली, झांसी और कानपुर पर लगे हुए हैं, जो कि विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। बिल्कुल। और नक्शे के साथ दिए गए नोट्स बताते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से एक सशस्त्र विद्रोह भड़क उठता है। और इसके तत्कालीन कारण को भी वहां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूस या ग्रीस्ड कार्ट्रिज का मुद्दा, जिसने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई थी। बिल्कुल। और इसी नक्शे के ठीक बगल में एक लेबल वाला आरेख है, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब जैसे व्यक्तित्वों के चित्र हैं। और उनके योगदान को तीरों से जोड़ा गया है। हाँ, तीर के निशानों से उनके योगदान को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ा गया है। इस विजुअल को देख के ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक साथ आग लग गई थी। और इस घटना के ऐतिहासिक प्रभाव को समझने के लिए हमें ब्रिटिश प्रशासन के नजरिए से इसे देखना होगा। वो कैसे? देखिए, 1857 का ये सशस्त्र विद्रोह दरअसल स्वतंत्रता का पहला बीज था। इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक परिणाम ये हुआ कि इसने रातों रात भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। जो चार्ट्स में बदलाव दिखाया गया है, बिल्कुल, वो कोई मामूली सत्ता परिवर्तन नहीं था। इस विद्रोह के कारण शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। ओहो। साल 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया। ये असंगठित गुस्से से एक संगठित प्रतिरोध की ओर बढ़ने का पहला ठोस कदम था। मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, भले ही ब्रिटिश सेना ने उस विद्रोह को कुचल दिया हो, लेकिन उसने भारतीय जनमानस और ब्रिटिश शासकों दोनों के दिमाग में ये बात स्थापित कर दी कि विदेशी शासन को अब एक गंभीर सैन्य और जन चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण का मतलब ये तो नहीं था कि हालात बेहतर हो गए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ नोट्स के अगले हिस्से में एक बहुत ही दिलचस्प डेटा विजुअलाइजेशन है
मैं एक बार ग्राफ देख रही हूँ जो हमें सीधे 1919 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद के हालात में ले जाता है। वो अशांति वाला ग्राफ। हाँ, इस ग्राफ में नागरिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों की संख्या को दर्शाया गया है। 1919 के साल में इस ग्राफ की लाइनें अचानक और बहुत तेजी से ऊपर की ओर भाग रही हैं, जो कि भारी वृद्धि को दिखाता है। बिल्कुल। और इस ग्राफ के ठीक नीचे इसका कारण लिखा है, रॉलेट एक्ट, जिसे इन नोट्स में काला कानून कहा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस कानून के तहत ब्रिटिश पुलिस को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के सीधे जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। हाँ, इस एक कानून ने ग्राफ के इन आंकड़ों को इतना भयानक रूप दे दिया। और इस ग्राफ में जो अचानक आया हुआ उछाल है ना, वो भारतीय समाज के भीतर पनप रहे गहरे अविश्वास और घुटन को दर्शाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सेना का साथ इस उम्मीद में दिया था कि युद्ध के बाद उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन मिला क्या? बदले में उन्हें रॉलेट एक्ट मिला। बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मुकदमे के जेल का सीधा मतलब था नागरिक अधिकारों की पूरी तरह से समाप्ति। सही बात है। समाज में जो डर और घुटन इस कानून ने पैदा की, उसी ने उस भारी नागरिक अशांति को जन्म दिया जिसे हम बार ग्राफ के उन शिखरों में देख रहे हैं। ये कोई सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं था, यह अस्तित्व और बुनियादी मानवाधिकारों की लड़ाई बन गई थी। और इसी अशांति के बीच नोट्स हमें 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार की ओर ले जाते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक घटना। यहाँ का विवरण बहुत ही तथ्यात्मक और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रॉलेट एक्ट के ही विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। नोट्स में उस मैदान की संरचना को भी स्पष्ट किया गया है। वो एक बंद मैदान था जहां से बाहर निकलने का रास्ता बहुत संकरा था। बिल्कुल। और इसी तथ्य के साथ बताया गया है कि कैसे उस शांतिपूर्ण और निहत्थी भीड़ पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के निरंतर गोलीबारी की गई। और इस नरसंहार का प्रभाव सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारत की चेतना को झकझोर कर रख दिया। इन नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है जो इस नरसंहार के तुरंत बाद हुई। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। नाइटहुड कोई साधारण पुरस्कार नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। एक तरह से वफादारी का प्रतीक। हाँ, उस व्यवस्था के प्रति एक तरह की निष्ठा और सम्मान का प्रतीक था। इसे वापस लौटाना एक बहुत बड़ा और प्रतीकात्मक कदम था। यह इस बात का स्पष्ट संदेश था कि अब भारतीय बुद्धिजीवी और आम जनता ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। और शायद इसी गुस्से ने आगे का रास्ता तय किया। बिल्कुल। इसी घटना से पूरे देश में जो रोष फैला, उसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन की एक बहुत ही ठोस नींव रखी। और यही वो मोड़ है जहां से दमन का जवाब एक बिल्कुल नई रणनीति से दिया जाने लगा। हमारी स्रोत सामग्री अब 1930 से 1934 के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर केंद्रित हो जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प दौर। यहाँ एक विस्तृत लेबल वाला आरेख है जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने की घटना को दर्शाता है। लेकिन इसके ठीक बगल में जो विजुअल है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। ये एक पाई चार्ट है जो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के प्रभाव को दिखाता है। हाँ, वो आर्थिक प्रभाव वाला चार्ट। जी, ये चार्ट बताता है कि ब्रिटिश कपड़ों और सामानों की बिक्री भारत में कितनी बुरी तरह से गिर गई थी। इस पाई चार्ट के बड़े हिस्से आर्थिक नुकसान की कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस डेटा को देखकर मैं एक बात सोच रही थी, इतने विशाल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी, नमक जैसी एक बेहद साधारण चीज को ही क्यों चुना गया? यह रणनीति की सबसे बड़ी खूबी थी। नमक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हर एक इंसान की रोजमर्रा की जरूरत थी। हाँ, खाने में तो सब कुछ चाहिए, चाहे वो सबसे गरीब किसान हो या शहर का कोई बड़ा व्यापारी। ब्रिटिश सरकार ने इस बुनियादी चीज पर कर लगा रखा था और इसके उत्पादन पर अपना एक अधिकार कर लिया था। नमक को चुनकर इस आंदोलन ने समाज के हर एक वर्ग को सीधे तौर पे संघर्ष से जोड़ दिया। बहुत ही स्मार्ट मूव था। और जहां तक उस पाई चार्ट की बात है तो वो ये साबित करता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक मार्च नहीं था। तो फिर क्या था? ये ब्रिटिश खजाने की रीढ़ पर किया गया एक सीधा, सुनियोजित और बहुत ही घातक आर्थिक प्रहार था। तो ये जो मंत्र था, बहिष्कार, कोई कर नहीं और स्वदेशी, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक पूरा आर्थिक मॉडल था। बिल्कुल। जब लाखों लोगों ने एक साथ ये तय कर लिया कि
कि वे ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेंगे, उनके किसी भी कर का भुगतान नहीं करेंगे और केवल स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सीधा असर इंग्लैंड के कारखानों पर पड़ा। अच्छा। हाँ, लंकाशायर की सूती मिलें खाली होने लगी क्योंकि भारत में उनका माल कोई खरीद ही नहीं रहा था। पाई चार्ट में दिख रही वो भारी गिरावट दरअसल ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का नुकसान था। पैसे पर चोट। एकदम। ये वो भाषा थी जिसे ब्रिटिश सरकार सबसे अच्छी तरह समझती थी, पैसे की भाषा। इस आर्थिक झटके ने न सिर्फ भारत में राष्ट्रीय एकता को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भी भारत की ओर आकर्षित किया। और ब्रिटेन में भी इसका असर हुआ होगा। बिल्कुल। इंग्लैंड के भीतर भी इस आर्थिक नुकसान को लेकर भारी राजनीतिक दबाव बनने लगा था। और शायद इसी भारी आर्थिक और वैश्विक दबाव का नतीजा था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसी कालखंड में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में दर्ज है, जहां ब्रिटिश वायसराय को भारतीय नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव भी था। कैसे? अब भारतीय नेतृत्व ब्रिटिश सरकार के सामने सिर्फ अर्जियां नहीं लगा रहा था, बल्कि वो समानता के स्तर पर बैठकर शर्तें तय कर रहे थे। बराबरी की बात हो रही थी। हाँ, उस आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश प्रशासन को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वे भारतीयों की सहमति के बिना इस देश पर राज नहीं कर सकते। चलिए, अब इसके अगले और सबसे निर्णायक चरण की ओर बढ़ते हैं। 1942 से 1945 का दौर। ये बहुत ही उथल-पुथल वाला समय था। बिल्कुल। और यहाँ के विजुअल्स इतिहास के दो बिल्कुल अलग रास्तों का एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक नजरिया पेश करते हैं। स्क्रीन के एक तरफ 1942 के बॉम्बे सत्र का दृश्य है। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करते हैं और वो ऐतिहासिक नारा देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। हाँ, और नोट्स ने लिखा है कि इस ऐलान के कुछ ही घंटों के भीतर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। रातों रात सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो इन नोट्स में हाईलाइट की गई है वो ये है कि नेतृत्व के बिना भी ये आंदोलन पूरे देश में स्वतःस्फूर्त तरीके से फैल गया। हर व्यक्ति अपना खुद का नेता बन गया। क्योंकि ये वो समय था जब धैर्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 1942 का ये आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से इस मायने में अलग था कि इसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं था, कोई योजना नहीं थी। नहीं, ये जन आक्रोश का एक खुला विस्फोट था। जब शीर्ष नेतृत्व जेल में था, तब आम जनता, छात्रों और किसानों ने इस जन आंदोलन की बागडोर खुद संभाल ली। और ठीक उसी समय स्क्रीन के दूसरी तरफ एक और नक्शा उभरता है जो भारत की सीमाओं के बाहर की कहानी कह रहा है। आजाद हिंद फौज का अभियान। बिल्कुल, ये सिंगापुर से लेकर इम्फाल तक का सैन्य अभियान मार्ग है। ये आजाद हिंद फौज यानी INA का मार्ग है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला और वो नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत ही शक्तिशाली नारा। हाँ, नोट स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे आजाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक सीधा सैन्य युद्ध लड़ा था। मतलब देश के भीतर एक स्वतःस्फूर्त जन आंदोलन और सीमाओं पर एक अनुशासित सशस्त्र सैन्य अभियान। और इन दोनों रणनीतियों का एक साथ काम करना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा दुष्स्वप्न था। वो कैसे? देखिए, गांधी जी की अहिंसक करो या मरो की रणनीति ने देश के भीतर प्रशासन को पंगु कर दिया था। रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई थी, संचार ठप पड़ गया था, सब कुछ रुक गया था। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की सैन्य रणनीति ने ब्रिटिश सेना पर सीधा बाहरी दबाव बना दिया था। इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता की नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया। इन नोट्स में इस दौर के एक और घटना का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। 1945 में लाल किले में हुए INA के मुकदमे। हाँ, लाल किले के मुकदमे। ऐसा क्या हुआ था इन मुकदमों के दौरान जिसने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? ये इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और आजाद हिंद फौज के पकड़े गए सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो ब्रिटिश सरकार को लगा था कि वो इससे एक कड़ा संदेश देंगे, डर का माहौल बनाएंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, इसका उल्टा असर हुआ।
पूरा भारत, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उन सैनिकों के समर्थन में सड़कों पर उतर आया। इस घटना ने जन देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को अपने चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश सरकार को तब लगा जब उन्होंने महसूस किया कि इस मुकदमे के कारण खुद ब्रिटिश भारतीय सेना और रॉयल इंडियन नेवी के भीतर विद्रोह की भावना पनपने लगी है। मतलब उनकी खुद की सेना में? हाँ। जब ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि वे अब भारतीय सेना और पुलिस की वफादारी पर ही भरोसा नहीं कर सकते, तो उनका भारत में टिके रहना प्रशासनिक रूप से असंभव हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। अहिंसा के जन दबाव और आईएनए के सैन्य दबाव ने वो कर दिखाया जो सदियों से नामुमकिन लग रहा था। 1857 की क्रांति से शुरू हुई ये लंबी और जटिल यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे संवेदनशील पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। हम अपनी स्रोत सामग्री के आखिरी खंड में आते हैं, जो 1947 के विभाजन की बात करता है। एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय। हाँ, यहाँ एक बहुत ही गंभीर मानचित्र दिया गया है, भारत और पाकिस्तान का मानचित्र, जिसके बीच में रैडक्लिफ लाइन को एक गाढ़े लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। यह वह रेखा है जिसने उपमहाद्वीप को 2 अलग-अलग भौगोलिक और राजनीतिक हिस्सों में बांट दिया। और ये केवल जमीन का बंटवारा नहीं था, ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे हमेशा एक गहरी त्रासदी के रूप में याद रखा जाएगा। नोट्स में इस हिस्से को बहुत ही निष्पक्ष और तथ्यात्मक डेटा इन्फोग्राफिक के जरिए प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भावनाओं के बजाय सीधे आंकड़े दिए गए हैं जो लाखों लोगों के विस्थापन को दर्शाते हैं। एक ऐसा विजुअल जो बताता है कि कैसे लोग इस लाल रेखा के दोनों ओर अपनी जमीनें, घर और पुश्तैनी संपत्तियां छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर जा रहे थे। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। और इस दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के भयावह आंकड़े भी इन इन्फोग्राफिक्स में दर्ज हैं। बिना किसी पक्षपात के केवल ये तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि ये मानव इतिहास के सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे दर्दनाक प्रवासों में से एक था। और इस पूरे घटनाक्रम का भू राजनीतिक निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। एक दृष्टिकोण से देखें तो ये लगभग 2 सदी पुरानी ब्रिटिश संप्रभुता और औपनिवेशिक शासन का पूर्ण अंत था, जो कि एक अभूतपूर्व जीत थी। बिल्कुल। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से ये उसी दिन से शुरू हुए एक दीर्घकालिक भारत-पाकिस्तान संघर्ष की शुरुआत भी थी। भूगोल बदल चुका था और उसके साथ ही इस पूरे उपमहाद्वीप की नियति और भविष्य भी हमेशा के लिए बदल गया। तो इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अहम सवाल। इन विजुअल नोट्स के अंत में विशेष रूप से परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक टेक्स्ट ओवरले के रूप में एक टिप दी गई है। ये पूरी चर्चा का सार है। क्या लिखा है उसमें? इसमें बताया गया है कि इतिहास को एक सीधी रेखा में देखने के बजाय एक चक्र के रूप में देखना चाहिए। आजादी की ये लड़ाई 1857 के एक सशस्त्र सैन्य विद्रोह से शुरू हुई। फिर समय के साथ इसने खुद को बदला और ये गांधीवादी अहिंसक आंदोलनों के रूप में विकसित हुई, जहां आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार मुख्य हथियार बने। बिल्कुल। और अंततः ये फिर से आजाद हिंद फौज के सैन्य दबाव के रूप में अपने अंतिम मुकाम तक पहुंची। सशस्त्र क्रांति, फिर आर्थिक अहिंसा और फिर वापस सैन्य शक्ति का दबाव। वाह! रणनीतियों का ये क्रमिक विकास और इन सब का आपस में जुड़ना ही इतिहास की असली समझ है। और ये टिप किसी भी विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर देने की कुंजी है। वो कैसे? जब हम ये समझ लेते हैं कि हर रणनीति ने, चाहे वो सविनय अवज्ञा का आर्थिक प्रहार हो या आईएनए का सैन्य अभियान, अपने अपने तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक रीढ़ को कैसे तोड़ा, तो हम इतिहास के क्यों और कैसे का सटीक उत्तर दे पाते हैं। उन सभी अलग अलग प्रभावों के एक साथ जुड़ने से ही वो अंतिम परिणाम निकला जिसे हम आज आज़ादी कहते हैं। आज की एक गहन चर्चा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन शानदार तथ्यों और विजुअल्स के आधार पर एक विचारोत्तेजक सवाल है। सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर 1857 के उस पहले सशस्त्र विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के उस सुनियोजित आर्थिक बहिष्कार या आजाद हिंद फौज के उस जबरदस्त सैन्य दबाव में से इतिहास की कोई एक भी कड़ी गायब होती, तो क्या रैडक्लिफ लाइन के इर्द गिर्द खिंचा 1947 का वो लाल रंग और हमारी आजादी का वो पूरा स्वरूप कुछ और होता? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम उसी तरह आजाद होते जैसे हम हुए?
इस सवाल और इन ऐतिहासिक पैटर्न्स को अपने जहन में रखिएगा। जो भी इस सफर में हमारे साथ जुड़े हैं, इस तथ्यपरक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ।